वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडव। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पूरी डिटेल से मौर्य वंश को जानेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज के वीडियो में। लेकिन इसके इससे ज़्यादा कह सकते हो, इससे ज़्यादा हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी को एकदम डीपली समझेंगे अभी। ठीक है, आप वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे नोटिफिकेशन के जरिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हार्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद जो मौर्य वंश आती है, सारा का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। जो वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आप जाके 1 मार्क्स में देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। पहले समझेंगे, ठीक है, तब आंसर देंगे। देखो क्या हुआ था कि आपको पता होगा कि 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का जो है नंद वंश जो है खत्म होती है। कैसी होती है कि नंद वंश का जो लास्ट शासक होता है घनानंद, ठीक है, घनानंद, उनके दरबार में होते हैं चाणक्य। ठीक है, चाणक्य उनके दरबार में जब होते हैं तो नंद वंश के शासक घनानंद ने चाणक्य को अपमान करके दरबार से निकाल दिया था। ठीक है, तो चाणक्य जो थे वो चले गए थे चंद्रगुप्त के पास। चंद्रगुप्त पास गए और बदला लेने के सोच से वो क्या किए कि राजनीतिक शिक्षा किसको दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश घनानंद पे आक्रमण करती है, यानी नंद वंश पर आक्रमण करती है और अपना शासन स्थापित करता है। यानी 322 ईस्वी में मौर्य वंश का स्थापना होता है घनानंद यानी नंद वंश को हराने के बाद। और इसी समय आगे बताएंगे। चलो, मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। एंड सेकेंड, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक शिक्षा दीक्षा दिया? ये मैंने पहले ही बता दिया था। घनानंद के दरबार में चाणक्य रहते थे जिसको कौटिल्य बोलते हैं। ठीक है, वो घनानंद के दरबार में रहते थे। इट मीन्स नंद वंश के दरबार में रहते थे। ठीक है, उनका अपमान कर जब निकाल दिया गया था दरबार से तो ये चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के पास और वहां चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक शिक्षा दीक्षा दिए और पुनः नंद वंश पर आक्रमण करवाते हैं घनानंद के शासन में 322 ईस्वी में। जब पराजित किया जाता है घनानंद को और तब शासन व्यवस्था लागू होती है किसकी? मौर्य वंश की। तो यानी चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक शिक्षा दीक्षा कौन दिए थे? वो दिए थे आपको कौटिल्य, जिसको कहते हैं चाणक्य। और ये पूछ सकता है आपको सबसे पहले चाणक्य किस दरबार में रहता था? तो वो नंद वंश में। और किसके शासन काल में? तो वो घनानंद के, यानी लास्ट शासक जो था, इसको कौटिल्य भी लिख देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम पत्नी कौन थी? ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप सही से समझेंगे। जब 322 ईस्वी में मौर्य वंश घनानंद पर आक्रमण करती है, विजय प्राप्त करने के बाद ये प्रथम शादी घनानंद की पुत्री से करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका नाम होता है दुर्धरा। क्या नाम होता है? दुर्धरा। ये दुर्धरा कौन है? घनानंद की पुत्री। ठीक है, नंदवंश के जो अंतिम शासक घनानंद थे उनके पुत्री है दुर्धरा। जब 322 ईस्वी में जीतता है मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश पर, तब शादी करता है घनानंद की पुत्री दुर्धरा से। कब? 322 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। मौर्य वंश के साहित्य आगे करते हैं। मौर्य वंश के साहित्य स्रोत कौन कौन से हैं जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? तो साहित्य स्रोत देखो, मौर्य वंश की जानकारी 2 तरह से मिलती है, एक साहित्य स्रोत, एक पुरातात्विक। देखो पहले पुरातात्विक बता देता हूं। पुरातात्विक में अशोक के जो अभिलेख हैं उससे मौर्य वंश के शासन का पता चलता है, स्तूप से पता चलता है, गुफा से और भवन से, मार्दभंड से पता चलता है, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। इन सभी चीजों से मौर्य वंश की राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रशासन के बारे में पता चलता है। एंड साहित्यिक में अर्थशास्त्र, ठीक है, इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस,
बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, ठीक है। इन सभी चीजों से ये कोई भी ऑप्शन एक मिल जाएगा आपको। अगर पूछेगा साहित्यिक स्रोत कौन है तो एक ऑप्शन देगी, 3 रॉन्ग ऑप्शन देगी। तो साहित्य स्रोत में ये है, हो सकता है साहित्य स्रोत में एक ऑप्शन दे दे ये और प्रत्याशित वाला और दे दे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। कहीं कहीं पे आपको कौटिल्य देखने को मिलेगा, तो कौटिल्य भी मार सकते हैं, इनका दूसरा नाम था चाणक्य का। इंडिका का लेखक कौन थे? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, ठीक है। एंड मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? वो थे विशाखा दत्त, विशाखा दत्त, ठीक है। एंड अगेन मेगास्थनीज को किसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज को किसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? वो सेल्यूकस, सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस ने भेजा था। अब इसका भी एक कहानी मैं बताऊंगा, सेल्यूकस के बारे में बता देता हूं आपको। सेल्यूकस के साथ 305 ईस्वी में, 305 ईस्वी में बीसी में युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। सेल्यूकस कौन था? देखो, जब सिकंदर वापस जाने लगा था तो जो भारत की प्रांत थी तक्षशिला क्षेत्र, वहां पे सेल्यूकस को सौंप देता है कि अब आप इस एरिया को देखो, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनका युद्ध होता है 305 ईस्वी में सेल्यूकस से, ठीक है। और सेल्यूकस से 3 संधियां होती है, ठीक है। मेगास्थनीज को भेजते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये फर्स्ट संधि। सेकंड 500 हाथी का होता है, चंद्रगुप्त मौर्य देते हैं सेल्यूकस को, ठीक है। और सेल्यूकस इसके बदले में क्या देता है? सेल्यूकस देता है काबुल, कंधार, मक्शान और हिरात के जो क्षेत्र हैं उसको देता है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। अगेन अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? देखो, बौद्ध और, देखो सब जगह अलग अलग नाम से बताया गया है, अलग अलग चीजों से इंडिकेट किया गया है। देखो, बौद्ध और जैन ग्रंथों में इनको बोला गया है क्षेत्रीय, ठीक है। मुद्रा राक्षस पुराण व अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में बोला गया था क्षत्रिय, लेकिन मुद्रा राक्षस पुराण और अन्य जो भी ब्राह्मणी ग्रंथ हैं उसमें बोला गया इनको शूद्र, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकती है आपको फंसाने के लिए कि जैन और बौद्ध ग्रंथ में क्या बोला गया है और मुद्रा राक्षस पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें क्या बोला गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज। आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? यूनानी साहित्य में 2 चीज इनको बोला गया है, एक सेंट्रोकोटस, सेंट्रोकोटस, एक एंट्रोकोटस, एंट्रोकोटस। अब देखो, सेंट्रोकोटस किसने बोला था? सेंट्रोकोटस बोला था जस्टिस और स्ट्रैबो, ये दोनों इतिहासकार हैं, ठीक है, यूनानी इतिहासकार हैं। और एंट्रोकोटस किसने बोला था? ये बोला था एपियन और प्लूटार्क, ये भी इतिहासकार हैं, याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। और लेकिन ये सेंट्रोकोटस एंट्रोकोटस का पता किसने लगाया था? जब 1784 ईस्वी में, ईस्वी की बात कर रहा हूं, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना होता है, तो सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले ये पता लगाता है और इन्होंने ही बताया था कि सेंट्रोकोटस एंट्रोकोटस किसके लिए यूज किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, ठीक है। अगेन, सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य वंश की युद्ध कब हुई? मैंने पहले बताया था सेल्यूकस से 305 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में आपको युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस। सेल्यूकस कौन थे? जो जब सिकंदर वापस जाने लगे थे अपने यहाँ भारत से, तो सेल्यूकस को वो क्षेत्र दे देते हैं जहां पे वो शासन करते थे, तक्षशिला का क्षेत्र। लेकिन सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 305 ईस्वी में बीसी में लड़ाई हुई, जिसमें सेल्यूकस पराजित होता है और कुछ उसके साथ संधियां होती हैं, जैसे कि मेगास्थनीज को हमारे दरबार में आप पे जो 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य देते हैं सेल्यूकस को,
जो छह सेल्यूकस के अंदर होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट और संधि होती है वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। सेल्यूकस को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य किससे शादी करते हैं, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, ठीक है। पहला आप देखे होंगे कि 322 बीसी में जब घनानंद से युद्ध होता है, जब जीतते हैं चंद्रगुप्त मौर्य तो पहला शादी करते हैं, वो करते हैं दुर्धरा से, घनानंद की पुत्री से। अब यहाँ पे सेल्यूकस से जीत गए हैं 305 में बीसी में, तो चंद्रगुप्त मौर्य दूसरा शादी करते हैं सेल्यूकस के पुत्री से, जिसका नाम होता है हेलेना। क्या होता है? हेलेना, हेलेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को अपना लेते हैं? अंतिम समय में ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड आगे, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहां हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी सरबन बेलगोला में। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा बीएचयू के एंट्रेंस में पूछता है, सरबन बेलगोला, ठीक है। कब हुई थी? 298 बीसी। अब देखो इनकी मृत्यु आती है, अब इनके बेटा सत्ता पे बैठते हैं, इनके जो पुत्र होते हैं वो सत्ता पे बैठते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी इनके पुत्र होते हैं, मैंने बताया था इनका पुत्र का नाम है बिंदुसार, ठीक है। इनके पुत्र का नाम है बिंदुसार, और बिंदुसार के दो पुत्र होते हैं, एक सुसीम और एक अशोक, ठीक है। बिंदुसार जब मर जाता है तब बैठते हैं अशोक, ठीक है। वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो बिंदुसार पे आएगा। अभी चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक पे आया है, ये मौर्य वंश के सेकंड शासक बन चुके हैं। हमने देख रखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बन जाते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार का शासन काल होता है जब इनके पिताजी मरते हैं 1998 बीसी से, जब ये मरते हैं 273 बीसी तक। और इसके बीच में ये क्या क्या करते हैं? बिंदुसार। अब इसका अगला जो वीडियो होगा वो बिंदुसार पे आएगा, तो हमारे चैनल पे आप बने रहे, ठीक है। और 9th क्लास का ज्योग्राफी खत्म हो गया, पॉलिटिकल साइंस 3 चैप्टर खत्म हो गए, हिस्ट्री के 1 चैप्टर के 2 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अगला एपिसोड जो होगी इस 1 मार्क्स वाले का वो होगा बिंदुसार के शासनकाल का 298 बीसी से 273 बीसी। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगले एपिसोड के साथ। आई होप कि आप अच्छे होंगे। एंड अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।